सत्संग, व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार। संभवतः आज भाग 25 एक क्रमबद्ध प्रशिक्षण की श्रृंखला, आत्मनिर्माण की श्रृंखला, जिसमें शब्द आत्म उत्कर्ष अधिक है, अच्छा रहेगा। आत्मनिर्माण मैंने इसमें बीच में आएगा। आत्म उत्कर्ष की श्रृंखला, जिसमें आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, दर्शन शब्द में कोई कठिनाई हो तो निरीक्षण कह सकते हो। तीसरा आत्म परिष्कार, चौथा आत्म विकास, पांचवा आत्मनिर्माण। आत्म विकास हेतु अधिक महीनता, अधिक सघनता, अधिक स्थिरता और केंद्रीभूत होने के लिए मनोमय कोश की रस साधना का उल्लेख पिछले सत्संग में आया था, जिसे आपने भली प्रकार समझा। बहुत सहज साधना है, अधिकांशतः बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों का संयोग बड़ा सुंदर है। बाहर से चखना, भीतर स्मरण में लाना, एकाग्रता से। अतः सहज साधना है, पर उसके द्वारा दी गई स्थिरता, प्राप्त स्थिरता, वो मनुष्य को केंद्रित करती है, भीतर के उछाड़ पछाड़ से अनेक अंशों में, अनेक, पूरे नहीं, मुक्त कराती है। बात आती है कि मैं ये कैसे पहचानूं कि मेरे भीतर जन्म से आए हुए ऐसे कौन सी क्षमताएं हैं जिन्हें मुझे और अधिक विकसित करना चाहिए। कुछ क्षमताएं बहिर्मुखी, आउटवर्ड, समझ में आ जाती हैं, मुझ में ये जन्म से क्षमता है और ये मैं अक्सर अनुभव भी करता हूं, और भी आसपास के लोग कहते हैं। समस्या वहां आती है जहां बाहर से कोई अपनी क्षमता की पहचान तो हो नहीं, क्षमताएं भीतर हो और हमें पता ना हो। वहां आकर के बड़ी एक जटिलता आ जाती है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पता लगे कि मेरे भीतर की निहित वास्तविक क्षमता क्या है। अब मैं एक विचित्र बात करने जा रहा हूं, जिससे संभवतः तुम यकायक तुम्हें उसे धारण करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, नहीं भी लग सकता। भूमिका बना दी मैंने पहले ही। आज से अनेकों वर्ष पूर्व, लगभग 18-19 साल पहले, बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में मैं जाता था, बहुत सारे, और वहां एप्टीट्यूड और एटीट्यूड इत्यादि, ऑल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड कैसे पता लगे, उसके वो कई प्रकार के टेस्ट करते थे, और बच्चे के एप्टीट्यूड के टेस्ट के विशेषज्ञ होते थे। और मेरा इस राष्ट्र की एक दो श्रेष्ठतम प्रतिभाओं से व्यक्तिगत परिचय भी हो गया, जो एप्टीट्यूड बताने में, जांचने बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, सहायता करते थे। मैंने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। आध्यात्मिक होने के कारण संबंध जल्दी बन गए, और वो लोग प्रभावित भी हुए। उनके साथ मैंने उन्हें समझने के लिए जॉइंट प्रोग्राम्स भी किए, सामाजिक सेवा के लिए, क्योंकि शिक्षा कार्यक्रमों में हम लोग कुछ लेते नहीं थे, बट स्कूलों से, कॉलेजों से, ये हमारी जिम्मेवारी है। स्कूल कॉलेज हमारी जिम्मेवारी है।
ये सोचकर। वो लोग लाखों रुपए लेते थे, पर वो अध्यात्म के प्रभाव में आकर के मुफ्त में साथ चल पड़ते थे। उसके बदले में कुछ और देते थे उन्हें। तो खैर, मैं समझने की चेष्टा करता था, जो ये एप्टीट्यूड का टेस्ट कराते हैं, उसके 5-5, 10-10 हज़ार रुपया टेस्ट का लगता था, जिसमें खूब सारी प्रश्नोत्तर इत्यादि बच्चे से कराते थे। और विशेष रूप से जो बच्चे 11वीं में आ गए, उन्हें 12वीं में आगे दिशा लेनी है, या जो बच्चे 9वीं में हैं, आगे सब्जेक्ट लेना है, 9th में है, वो बच्चे ये टेस्ट कराते थे। और मैंने निकटता से अनुभव किया। पर हर टेस्ट का निष्कर्ष आमने-सामने बैठ कर के संवाद से होता था। हम विषय पर हैं, आमने-सामने बैठ के संवाद से होता था। वो सामने बैठ के सवाल पूछते थे बच्चे से। पेपर जो बच्चे ने किया या जो एनालिटिकल टेस्ट करते थे, उसको पूरी तरह एनालाइज़ करने के बाद भी बैठ कर के 1 घंटा बात होती थी। वो पूरे पैकेज का एक हिस्सा होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट का। और बातचीत से ही वो निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि बच्चा ये इन क्षेत्रों में जा सकता है। इसके भीतर की इनबॉर्न क्षमता ये है। और मैं देखता था कि ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छे हैं लोग, इनमें क्षमता भी है। ये बच्चे की अभिरुचियाँ जानने में काफ़ी समर्थ भी हो जाते हैं, पर इन्हें एक चीज़ ये जिस पर इनका बस नहीं है, वो क्या चीज़ ऐसी है? इतना एनालिटिकल टेस्ट कर लिया, बातचीत कर ली, और वो ये है कि भीतर मन का जगत बच्चे का, वो इनके सामने नहीं है। इन्होंने उसकी बुद्धि के द्वारा क्षमता जानने की चेष्टा की है, और बुद्धि को बच्चा मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि जो कुछ उसने सुना, और ये बात मैं इसलिए भी कहता था क्योंकि जब छोटे बच्चों में जाते थे, मैंने फिर प्रयोग किए। आई एक्सपेरिमेंटेड इट, क्योंकि मेरे पास तो अवसर था सैकड़ों स्कूलों में जाने का। छोटी कक्षा के बच्चों से पूछो, तुम जीवन में आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो? तो 70% कहते थे हम टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने टीचर से ऑब्सेस्ड थे, प्रभावित थे, मैम से प्रभावित थे, तो मैम बनना है। पर जो बच्चा बड़ा होता जाता था, मैम बिसरती जाती थी। टीचर बनने वाले पूरी क्लास में, पूरे ग्रुप में इक्का दुक्का ही दिखते थे। अधिकांश लड़कों में ज्यादा पुलिस, मिलिट्री इत्यादि, लड़कियों में कुछ टीचिंग वाली, कुछ अलग अलग प्रोफेशंस के दिखते थे। और मैं विशेष रूप से अनुभव करता था, क्योंकि मेरा विषय अंतर मन में एक ही था। वो क्या? कैसे जाने जीव की क्षमता क्या है, वो क्या लेके आया है पिछले संस्कारों से? हाउ टू नो दैट? एंड दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि ईश्वर की रचना को हम बुद्धि से जांचने की चेष्टा करें, एक सीमा तक जांचेंगे, बाकी वो रंगी हुई है। आसपास के पीयर प्रेशर, जो आसपास देखा, कोई रिश्तेदार किसी नौकरी में अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई रिश्तेदार बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहा है, मुझे वही बनना है। सामान्यतः पैसे से, ताकत से, इन चीजों से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, बच्चा भी होता है। वो तो उसका जो असली एप्टीट्यूड है वो बाहर नहीं आता था, रंगा जाता था। इसलिए आईएएस की दौड़ में भारत में कितने लोग हैं? लाखों? नहीं, करोड़ों। इसीलिए आईएएस की दौड़ में करोड़ों हैं। शक्ति है, और भी कुछ सोचते होंगे, जो भी, खैर मैं नहीं उल्लेख में जाऊंगा। तो एप्टीट्यूड कहां से पता लगे? मेरे चेष्टा थी, फिर मैं उस पर विशेष कार्य नहीं कर पाया, पर मेरी चेष्टा थी कि अगर बच्चे के भीतर के आए हुए गुण को पहचानना है, तो वो एक स्रोत से नक्की नहीं हो सकता। बाहर से आप उस जीवात्मा के संस्कार के गुण को एक स्रोत से केवल प्रश्न उत्तर करके नहीं जान सकते। मैंने एक स्कूल को इसका एक प्रयोग दिया था, उन्होंने अपनी लैब बना के इसको देखने की चेष्टा की। वो बाद में वो प्रयोग उनका सफल हुआ, और जगह वो रेप्लिकेट नहीं हो पाया। ईश्वर की इच्छा नहीं रही होगी। खैर,
पर मैंने वो प्रयोग उनको दिया। मैंने उनसे कहा किसी बच्चे का भी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा थी, इतना स्कूल करने के लिए तैयार नहीं होते। मैनेजमेंट भी नहीं मानती, प्रिंसिपल को भी टीचर से 100 काम लेने हैं, वो अड़चन आ जाती। मैंने कहा सबसे पहले माँ से पूछो, तुझे बता इसमें कौन से गुण दिखते हैं। बच्चा चाहे माँ का 70 साल का हो जाए और माँ 90-95 साल की हो, वो तो भी मिनटों में बताएगी इसमें ये कमी है, इसमें ये गुण है, वो बता देगी। हाँ, आप बशर्ते उससे सीरियस करके ना पूछो। माँ को अगर आपने सीरियस कर दिया, गंभीर कर दिया, तो वो घबरा जाएगी कि मैं अपने बच्चे के विषय में कुछ ऐसा ना बोलूं। स्पॉन्टेनिटी में पूछो उसे, माने बिना ज्यादा सजग हुए बच्चे में क्या क्षमता है, तो वो सत्य सत्य तो वैसे ही बोलेगी, पर वो बोल जाएगी जो वास्तविकता है। आप उसे गंभीर कर देंगे तो फिर वो कुकअप भी कर सकती है। माँ से पूछो। अच्छा, और टीचर से पूछो, इसके भीतर आपको क्या क्षमता दिखती है। संभव है मिडिल बेंच तक तो टीचर बता देगा, बैक बेंच वालों का भले ही उतना ना बता पाए। अच्छा, तो किससे पूछो, इसके आसपास के फ्रेंड से पूछो। फ्रेंड्स रंगे भी हो सकते हैं। फिर किससे पूछो, फिर पूछो ज्योतिषी से। ज्योतिष, आप तो ज्योतिष का समर्थन नहीं करते, मैं विद्या का समर्थन करता हूं, पर मैं जिस प्रचलन में लोग फंस गए उसका समर्थन नहीं करता। लोग अपने भय, अपनी आशंका, अपनी अकर्मण्यता को मैनेज करने के लिए ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, ना कि इसलिए कि हम ज्योतिष की उस साइंस से वो पूछ जानना चाहें जो वस्तुतः विज्ञान के धरातल पर वो हमारी सहायता कर सकती है। पूछने योग्य सत्य तो ये है कि जितना प्रशिक्षण ज्योतिषाचार्य का होना चाहिए, उतना ही प्रशिक्षण प्रश्नकर्ता का भी होना चाहिए कि तू पूछ क्या। आप उल्टा सीधा प्रश्न पूछोगे, वो उल्टे सीधे जवाब देगा, वो क्या करेगा बेचारा। आप उससे पूछते जाकर के अपनी वर्तमान किसी समस्या का प्रश्न ऐसा हो और जिसका आप पूरा निदान भी चाहते हो। और अब तो वो लोग साइकोलॉजी भी पूरी जानते हैं, उनको मालूम है हाउ टू कीप यू इन कंफर्ट जोन। जजमान को मैम हमने प्रसन्न भी रखना है, उत्साहित भी रखना है। फिर आप ये भी सोचते हो कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए, मैं अपने हिस्से का आत्मविश्लेषण ना करूं, अपने व्यक्तित्व में परिष्कार ना करूं, कोई उपाय बता दो जो टंटे की तरह निपटा दिया कराए। हम परिपक्व नहीं हैं। दोष किस पे जाता? विद्या पर। क्या करें, ये विडंबना काल की है। पर अगर गंभीर साधक है और अपने विषय में जानना चाहता है, तो ज्योतिष एक बहुत सुंदर माध्यम है व्यक्तिगत स्तर पर यह जानने का कि मैं जन्म से आया, मेरे जन्म लगन में कौन कौन से प्रबल ग्रह हैं। प्रबल बशर्ते कि कुंडली ठीक बनी हो आपकी। मैं ज्योतिष नहीं जानता हूं, मुझे मत अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजने शुरू कर देना, मैं इन कामों में नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास और इतना अलग है। तो मेरे जन्म से कौन सा लग्न लग्न के अंतर्गत कौन सा ग्रह प्रभावी आया और कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेरे लिए बाधक है। अब ग्रह का नाम सुन करके ये नहीं समझना कि जो सौर मंडल में बैठा है वो आके टांग अड़ा रहा है नहीं, वो सौर मंडल वाला टांग नहीं अड़ा रहा, उस ग्रह का अनुवाद, ट्रांसलेशन इनटू योर ओन इंडिविजुअलिटी करो। पर्सनैलिटी शब्द नहीं लेना, इंडिविजुअलिटी लेना। परसोना मतलब मुखौटा होता है ना, इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व, अस्तित्व में, तुम्हारे अस्तित्व में उसके उस ग्रह के क्या गुण हैं। साहब, इसमें शुक्र है, चंचल है, अस्थिर है। मैं ज्योतिष नहीं जानता, वैसे ही बोल रहा हूं। इसमें कला का गुण है, इसका चंद्र यहां है, मन अस्थिर रहेगा। इसका गुरु यहां है, वो बड़ा इसको विद्या में प्रभावी करेगा। तो इस प्रकार एनालिसिस गहराओ कि कौन सा ग्रह वस्तुतः किन प्रकार के गुणों को व्यक्त करता है।
मेरे भीतर कौन सा ग्रह ऐसा है जो अच्छे स्थान पर है, अर्थात प्रबल है। अब इसका अर्थ ये नहीं लेना कि उस ज्योमेट्री में जो ग्राफ खांचे खींचे हुए हैं, वो शुक्र राहु ये कोई और खेल है ना। इसको केवल अपने भीतर की इंडिविजुअलिटी के एप्टीट्यूड तक सीमित रखना, तो ये विज्ञान की तरह काम करेगा। अन्यथा फिर वो बहुत कुछ और जुड़ जाता है जिसके विषय में मैं नहीं कहूंगा। है ये विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान है। कौन सा बाधक ग्रह है, फिर उसका मिलान अपनी इंडिविजुअलिटी से करो। उन्होंने बता दिया, आपने सुन लिया। पहले सारे विश्लेषण कि इस ग्रह के क्या क्या गुण हो सकते हैं, उनकी लिस्ट ले लो। 10-15 गुण ये हो सकते, ये हो सकता है। अच्छा, इस ग्रह की क्या बाधा, ये मुख्य मुख्य, सबका हिसाब मत लो, सबका हिसाब मत लो, मुख्य मुख्य बात। उसके उपरांत फिर अपने भीतर एनालाइज करो इस प्रकार सोच करके, और कि क्या मेरे भीतर इस प्रकार के गुण हैं, ये बाधाएं क्या मेरी हैं। ये नहीं जो सबके साथ कॉमन है, अरे साहब आप तो सबके लिए करते हो, पर आपके लिए कोई नहीं करता। हर व्यक्ति के हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, ये नहीं। आप जो करने, ज्योतिषी को इतना तो पता होता है कि दुखी है तभी आया है, वो तो स्वयं आपसे नस उगलवाएगा। इसलिए आप ऐसा क्यों, आपको जो पूछना है बस वहीं तक सीमित रहना, केवल वहीं तक सीमित रहना, इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे जाने का तात्पर्य क्या है, आगे जाने का तात्पर्य है फिर से भ्रम की ओर चले जाना ना। विज्ञान तक रहो। अगर आप विज्ञान तक नहीं रह सकते तो फिर मत जाना, फिर छोड़ो इस विषय को। फिर अपने आप अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं के गोते लगाओ, वो विधि भी मैं दूंगा। पर ये एक ऐसी विधि है जो सहज है। अगर व्यक्ति वयस्क है, मैच्योर है, उसका काम बड़ी अच्छी तरह बन सकता है। बच्चों के लिए तो विशेष रूप से इसी प्रकार होना चाहिए कि इनबॉर्न प्रोपेंसिटीज को जानने की चेष्टा करो, और फिर मिलान करो अपने अंदर, मिलान करो उसका कि हाँ, डज इट मैच विथ मी और नॉट, डज इट मैच विथ मी और नॉट। सब मेरी जन्म कुंडली का समय एग्जैक्ट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो फिर और भी रास्ते हैं ज्योतिष में, मैं नहीं जानता, प्रश्न कुंडली के माध्यम से या और कोई तरीका है, वो जानने की चेष्टा करो। कोई मस्तक पढ़ने वाला कौन, मैं नहीं जानता इस विषय में, क्योंकि बड़ा इसमें भ्रामक सत्य भी शुरू हो जाते हैं जिनके विषय में मुझे ज्ञान नहीं है। मैं केवल वहीं तक रहूंगा जहां तक जन्म कुंडली की विद्या, विज्ञान का विषय है, बस, और इससे अधिक नहीं। उससे जीव को एक बोध हो जाता है कि मेरे भीतर आई हुई क्षमता ये थी, मैं शिक्षा के बाद इधर आ गया, पर जाना मुझे वहां था, जाना मुझे वहां था। अब आयु मेरी इतनी निकल गई, मैं अब इतने साल का हो गया, मेरे इतने वर्ष बीत गए। प्रोफेशन तो मैं बदल नहीं सकता, व्यवसाय तो मैं बदल नहीं सकता, जो पढ़ाई मेरी छूट गई मान लो मैं कर भी नहीं शुरू कर सकता। पर ऐसा क्या संभव है, ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ कर ही ना सको। अगर कुछ भी कर सको, थोड़ा सा भी, तो अपने आप को गिलहरी की तरह एक बालू के कण में भी संतोष होगा कि मैं जो ईश्वर की रचना बन करके आया, जो लाया था, उससे अनजाना नहीं रहा। अन्यथा जन्मों बीत जाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में नहीं खिलता तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं खिल पाता। उसे पता ही नहीं चल पाता मैं क्या लेके आया था, क्या मुझ में विकसित होना था, क्या निर्मित होना था ना। बंद डब्बा आता है, बंद डब्बा चला जाता है। मुझे भूलती नहीं वो बात जो सन 2001 में किसी किसान से सुन करके मैं उदाहरण देता था कि मोबाइल को देख के वो कह मरे ना आवे, लाल तय काटू हूं, हरे तय सुनू हूं, दैट्स इट। बाद में फीचर्स उस समय भी आ गए थे और फीचर्स बढ़ गए, पर ये हरा और लाल बटन जो आज भी हरा लाल है, पर वो अब तो स्मार्ट स्क्रीन में आ गया। अभी भी बहुत से लोग हरे और लाल तक सीमित होंगे, फीचर्स मोबाइल के नहीं जान पाए, जबकि अब तो मोबाइल फोन नहीं, अब तो प्लेटफॉर्म बन गया। इट्स अ प्लेटफॉर्म नाउ।
जिस पर अब दुनिया चलती है। मनुष्य अपने अस्तित्व को भी देखे तो छोटी-छोटी जीवन की गतिविधियां पूरी करके ही वो पूरा हो जाता है, लाल और हरा बटन दबाते हुए। अपने फीचर्स का पता ही नहीं चल पाता। आस-पास देखा-देखी हम भी करना शुरू हो जाते हैं। सब साइंस ले रहे हैं, हम भी साइंस लेंगे। फिजिक्स ले ली, जिसमें एडमिशन मिल गया, नंबर आ गए, उसमें ले लिया। नंबर तो कई और कारणों से आ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि जो तुम्हारे भीतर की नैसर्गिक गहरी अभिरुचियां थी, उन्हीं में नंबर आए। नॉट नेसेसरी। बुद्धि के द्वारा आंकड़ों की कुश्तियां जीती जाती हैं, अस्तित्व खो जाता है। अधूरा मनुष्य अधूरे अस्तित्व के साथ पूरा हो जाता है। अतः अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करने के लिए मां से पूछो, मां सटीकता देगी, इफ नॉट एब्सोल्यूट सटीकता। और फिर ज्योतिषी के सामने जाकर के प्रिसाइज क्वेश्चन, मेरे इस जन्म लगन में कौन सा ग्रह प्रभावी, कौन सा न्यून, इन ग्रहों के मुझे गुण बताइए। मुझे और इंटरप्रिटेशन नहीं सुनना। मेरा टाइम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चलने वाला, कैसा था इत्यादि, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। ये देखो, अब जैसे जी साहब, आपका जो पत्नी का घर है ना, वो शत्रु के घर में बैठा हुआ, तभी तभी ये मेरी शत्रु आई है, एनिमी नंबर 1। आपने उसकी विवेचना वैज्ञानिक स्वरूप में करने की चेष्टा की कि वो शत्रु घर में बैठा, इसका तात्पर्य क्या है? आप देवता घर में नहीं बैठे हो, अगर वो शत्रु घर में बैठे। विश्लेषण करो, व्हाट इज देयर विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। वो विश्लेषण किए बिना आप ये कहो कि नहीं साहब, धारणा बना लो। और बहुत से भाई साहब, मेरे तो शत्रु घर में बैठी है, मैं क्या बताऊं। अच्छा, आप देवता घर में बैठे हो, अपना नहीं पता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस विद्या, इस विज्ञान को लेकर लोगों ने धारणाएं बनाने में तो क्षण लगाए, विश्लेषण करने में, एनालाइज करने में एक बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए वो विज्ञान अनर्थ करता है। विज्ञान पर दोष क्यों देते हो? अनर्थ आप कर रहे हो विज्ञान के साथ। यू आर आस्किंग साइंस टू एक्ट लाइक अ वियर्ड पर्सन, तो वो गलती आपकी है। इससे मनुष्य को अपने भीतर के उन नैसर्गिक गुणों का पता लग जाएगा। निर्माण का पता नहीं लगेगा कि मुझे क्या अपने भीतर विकसित करना चाहिए, वो नहीं पता लग पाएगा इतनी जल्दी, पर इतना पता लग जाएगा। फिर उस पर विशेष रूप से एक प्रिस्क्रिप्शन बना के तैयारी की जा सकती है। ये भीतर आए हुए ऐसे सद्गुण हैं जिन्हें मैं अपने क्षमता में जितना भी विकसित करके जा सकता हूं, मैं करूं, क्योंकि इन्हें मेरे माध्यम से ईश्वर व्यक्त कराना चाहता है। ईश्वर की हर कृति अनूठी है। इसका उदाहरण मैं अपनी हजारों वर्कशॉप्स में, हजारों शब्द तो मैं, हाँ हजारों में कह सकता हूँ, क्योंकि 25 साल में हजारों से ज्यादा, 25 साल से अधिक में हजारों से ज्यादा हो गई, तो हजारों वर्कशॉप में कर चुका हूँ। मनुष्य के अंगूठे का, एक अंगूठे का जो इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन, क्या एक का दूसरे से पूरी पृथ्वी पर मिल सकता है? शक्लें मिल सकती हैं, थंब इंप्रेशन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये 500-600 करोड़ जितने हैं, इनमें से किसी का भी मिला हो आज तक? आज तक तो विज्ञान ने ये सिद्ध नहीं किया कि थंब इंप्रेशन कैन बी सेम। आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो, मैनिपुलेट कर लो, वो बात अलग है। आया नहीं, इसका मतलब क्या? ईश्वर की वर्कशॉप में एक यूनिक आइडेंटिटी के निर्माण की व्यवस्था है। वो एक यूनिक आइडेंटिटी बना के भेजता है, जिसका प्रतीक अंगूठे के ऊपर आई हुई छाप है। और जीवात्मा की तो बात ही क्या पूछो भाई, जीवात्मा के विषय में पूछोगे, वो अपने आप में अनूठी है, अद्भुत है। उसके विषय में जानने के लिए तुम्हें गोता लगाना पड़ेगा। बिना गोते नहीं पता लगने वाला, बिना गोते नहीं पता लगने वाला। जब तक वो नहीं करोगे, बात बनने वाली नहीं है। मुझे पढ़ाना है, मुझे केवल पढ़ाना है। मुझे इस विद्या के नाते अपना आत्म विकास करते हुए आगे बढ़ना है। ये मुझे बोध हो चुका कि मेरा काम यही है। आई हैव टू बी इन टीचिंग। आई कैन टीच, टीच एंड टीच।
मैं कहूं मैं प्रोडक्शन में जाऊं, मैं ये करूं वो करूं, संभव नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो पीछे निरंतर अनेकों जन्मों से कुछ 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 करके बढ़ता रहा, पर गंभीरता से विकसित नहीं किया। जो जीव आत्म उत्कर्ष चाहता है वो आत्म विकास के माध्यम से आत्मानु मोक्षार्थ कर सकता है। जिस कार्य के लिए उसको अभिव्यक्त होना है सृष्टि में वो हो गया, तो ईश्वर फिर आगे की यात्रा का पड़ाव देता है। ना ओके, ना मूव ऑन नेक्स्ट। फूल खिल ही नहीं पाते, फूल बस एक इतनी सी डुंठी बन करके आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। खिलने की चेष्टा तो हमें करनी है ना। इसी को तो आत्म उत्कर्ष की कक्षा कहते हैं, जिसमें आत्म विकास का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यूं ही नहीं बिसरा देना। मेरे बस होता, मेरे पास ये गुरुकुल होता, तो मैं सबको बिठा करके कहता इन सबका मुझे पहले एक चाहे महीना लगे, मुझे एनालिसिस बता इन सबकी। देखो, आज सत्संग लंबा हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक बार बोल देता हूं। देखो, किसी काल में जब ऋषि के समक्ष बालक जाता था तो ऋषि पूछते थे क्या बनना चाहता है। वो पहले तो बोल देता था अर्थशास्त्री, मान लो, उदाहरण है, एग्जाम्पल। और ऋषि ने देख लिया कि नहीं, इसमें वो गुण नहीं है। ऋषि अपनी दृष्टि से सुझाव देते थे, ये नहीं, ये बन जाओ, ये बन जाओगे तुम। वो बालक मान लो स्वीकार नहीं भी करता, तो ऋषि उसमें उस क्षमता को विकसित करने के लिए एक लंबी अवधि की साधना देते थे, शिक्षा नहीं देते थे उस समय। उदाहरण है, सबके लिए ऐसा नहीं करते थे, बट उदाहरण है, ये लो, ये एक गाय ले लो, बछड़ा, जब ये 3 हो जाए उसके बाद तुम्हारी शिक्षा करेंगे, या 4 हो जाए शिक्षा करेंगे। अब एक बछड़े की 3-4 होने में इट इज गोइंग टू टेक सम फ्यू इयर्स। तब तक वो बस बछड़े के साथ ही है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। आधुनिक परिवेश में ये बात समझ में नहीं आएगी, ना हमें समझानी। मूल बात एक ही है कि उसमें उन नैसर्गिक क्षमताओं को भी विकसित करते थे साथ साथ, जिससे उसकी उस विद्या को धारण करने की क्षमता भी साथ साथ विकसित हो। वो समय चला गया, अब वो नहीं है, ठीक है, बदले समय में, बदले परिवेश में ही हम आगे बढ़ेंगे। पर अपने भीतर की उस क्षमता को जानने के लिए बाबू विज्ञान की सहायता लो। ये विज्ञान जो ज्योतिष है, वो नहीं पूछो जो तुम पूछना चाहते हो, वो पूछो जो मैंने कहा पूछने के लिए। वैसे मत पूछो जैसे तुम पूछना चाहते हो, वैसे पूछो जैसे मैंने कहा पूछने के लिए। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।